दोस्तों फ्रॉम में अभी तक आपने देखा कि किस तरह सभी टाउन वालों को पता चलता है कि बेचारा जिम अब इस दुनिया से जा चुका है। टैबिथा को ये पता चला कि वो जेड और विक्टर की कुछ ना कुछ लगती है और इसी जानकारी के बदले में टाउन वालों ने जिम को जान से मार डाला। जूली ब्रैड को अपने साथ लेकर जाती है उन्हीं खंडरों के अंदर जिन खंडरों में पहले भी जूली टाइम ट्रेवल कर चुकी है। खंडरों के अंदर जाते ही जूली ठीक वहीं पर पहुंची जहां पर पहले डोना, बॉयड और जूली के पिता जिम थे। जूली ने बहुत कोशिश की उन्हें आवाज लगाने की, लेकिन एक मॉन्स्टर जूली को नीचे गिरा लेती है और वक्त रहते ब्रैड जूली को खंडरात से बाहर निकाल लेता है। इधर वही पीले कपड़े पहने हुए आदमी जो अब सोफी की शक्ल ले चुका है, उसने पूरे टाउन वालों का भरोसा जीत लिया था और अब वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने वाली है। इतने में ही कैली एम्बुलेंस लेकर टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर जैसे कि सबको पता है कि आप टाउन से बाहर नहीं निकल सकते और इसी के चलते क्रिस्टी और कैली एम्बुलेंस के अंदर टाउन के गोल गोल चक्कर निकालते हैं। बॉयड, जेना और कैनी तीनों ने काफी सोच विचार करने के बाद सड़क के बीचों बीच एम्बुलेंस को रोकने के लिए कील लगा दिए और उनका मकसद कामयाब हो गया, जिसके चलते कैली एम्बुलेंस को रोक देती है। मगर थोड़ी देर पहले क्रिस्टी और कैली ने रास्ते पर ईथन को देखा था जो अब अपने पिता की आरवी के पास आया होता है। दरअसल वो अपने पिता की आरवी के अंदर एक रेडियो को लेने आया था जिसे वो तुरंत ही बैग के अंदर रख लेता है। जब वो आरवी से बाहर निकला तो एक टूटे हुए पेड़ पर उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। जिम ने ईथन को गले लगा लिया और उसे बोला, देखो बेटा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हें आंसुओं की एक नदी ढूंढनी है। इतना कहकर जिम वहाँ से गायब हो गया और कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर टैबिथा भी आ जाती है, जो आते ही ईथन को गले लगाकर दोबारा उसे यहाँ आने से मना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर एल्जिन नीचे किचन के अंदर बैठा हुआ मन ही मन में कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर फातिमा आई जो एल्जिन को देखकर बहुत ज्यादा डर गई। एल्जिन ने कहा, नहीं, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें मुझसे जरा सा भी खतरा नहीं होगा। मेरे दिमाग पर इस टाउन ने कब्जा कर रखा था, लेकिन अब मैं अपने पूरे होशो हवास के अंदर हूँ। तभी फातिमा एल्जिन से माफी मांगती है कि फातिमा की वजह से सहरा और बॉयड ने एल्जिन पर टॉर्चर किया, मगर एल्जिन ने कहा, मैं हूँ ही इस लायक। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर बॉयड को, जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पसीनो पसीनी हो रखा था। दरअसल उसे लगातार पिछले 6 दिनों से एक ही सपना आ रहा था। ये सपना वो था जिस दिन एबी ने यानी बॉयड की पत्नी ने सभी को जान से मारना शुरू कर दिया था। वो सभी को मारते चले जा रही थी कि इतने में वहाँ एलिस आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में बॉयड ने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को गोली मार दी। लगातार एक ही सपना देखने की वजह से बॉयड बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था, मगर किसी न किसी तरह उसने ये रात तो गुजार ही ली। सुबह होती है तो हमने देखा बॉयड की जेल में, जहाँ पर उसने कैली को बंद कर रखा था, क्योंकि कल जो उसने किया उससे न सिर्फ क्रिस्टी और कैली की बल्कि पूरे टाउन की जान खतरे में पड़ सकती है। बॉयड कैली के पास आता है और उसे कहने लगा, अभी एक दिन पहले जिम की लाश हमें मिली है, हमें नहीं पता उसे किसने मारा, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि टाउन ने हमें कोई ना कोई जानकारी दी है, मगर जानकारी के बदले उसने हमारी एक जान ले ली। कैली को बॉयड की बातों का जरा सा भी एहसास नहीं था और कैली लगातार बॉयड से कहती है, देखो, मुझे एक गन चाहिए जिसके अंदर एक ही बुलेट हो और प्लीज मुझे जंगल में जाने की अनुमति भी चाहिए। मैं जंगल में जाकर चुपचाप अपने आप को गोली मार लूंगी, मैं अब और इस टाउन के अंदर नहीं रहना चाहती। बॉयड ने कहा, नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। अगर तुम्हारी जान इतनी ही फालतू है तो इसको किसी नेक काम में लगाओ और अगली बार इस तरह की कोई बेवकूफी की तो मैं खुद तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट हुआ हॉस्पिटल पर, जहां फाइनली अब सोफी के पिता की लाश को सभी लोग दफनाने वाले थे। तभी वहां पर कैनी आता है और उन सबसे बोलता है, अभी हमें थोड़ी सी देरी करनी होगी क्योंकि कुछ ही देर बाद जिम का भी फ्यूनरल है। हम चाहते हैं तुम्हारे पिता और जिम का फ्यूनरल एक ही साथ हो जाए। इसलिए सोफी ऐसा करने पर मान गई और वो कहती है, तब तक के लिए मैं अपने पिता से जरा सा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। सोफी की ये बात सुनकर सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। तभी सोफी अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है और उसने अपने पिता की लाश पर से कपड़ा हटाया। सोफी अपने पिता के करीब गई और बड़ी बेरहमी से अपने पिता के मुंह में से एक दांत बाहर निकाल लेती है। एक मामूली इंसान अपने हाथों से किसी का भी दांत बाहर नहीं निकाल सकता। जैसा कि हमें पता है, सोफी बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए सोफी ने पलक झपकते ही अपने पिता के दांत को उखाड़ दिया, जिसे निकाल कर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ हम देखते हैं जेड को, जो लगातार इसी बात को खोजने में लगा होता है कि आखिर टाउन ने हमें क्या जानकारी दी है। इतने में वहाँ बॉयड भी आ जाता है, जिसे देखकर जेड गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जेड ये बात जानता था कि बॉयड अब उसे ज्यादा खोज खबर निकालने से रोकने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। बॉयड ने कहा, जेड, फिलहाल हमें सबको स्टेबल करना होगा। टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और हम पर काफी बुरा टाइम भी चल रहा है, इसलिए फिलहाल तुम इन सब कामों को साइड पे रखो और आओ जिम के फ्यूनरल में हमारी मदद करो। लेकिन जेड कहता है, बॉयड, तुम्हें पहले भी पता था कि मैं ना तो किसी फ्यूनरल में जाता हूँ और ना ही किसी
किसी मीटिंग में, इसलिए बॉयड अब अकेला ही जिम और सोफी के बाप की कब्रों के सामने आकर खड़ा हो गया। सारे टाउन वाले वहाँ पर खड़े थे और देखते ही देखते वहाँ पर ईथन, जूली और तेबिथा भी आ जाते हैं। बॉयड सभी टाउन वालों को कहता है जिम काफी अच्छा इंसान था और मैं उम्मीद करता हूँ सोफी के पिता भी काफी अच्छे इंसान होंगे। मगर बॉयड की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में वहाँ पर एक काला कौवा आकर बैठता है जो लगातार शोर ही मचाए जा रहा था। सभी लोगों को ये सब बहुत अजीब लगता है, मगर बॉयड ने हर एक को शांत करवाया और सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी आसमान पर चारों तरफ काले कौवे शोर मचाने लगे, जिस वजह से फ्यूनरल आधा अधूरा ही छूट जाता है। टाउन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिस वजह से विक्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं डाइनर का सीन, जहाँ जूली, ईथन और तेबिथा बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सोफी दूर बैठी हुई उन्हें देख रही होती है, जिसे अकेला देखकर कैनी भी उसके पास आकर बैठ जाता है। सोफी जानबूझकर कैनी से कहने लगी, आज जो आसमान के अंदर कौवे उड़ रहे थे और लगातार शोर ही मचाए जा रहे थे, इस चीज का क्या मतलब है? कैनी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जब से इस टाउन के अंदर आया हूँ ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही वहाँ पर बॉयड आ गया, जिसने कैनी को जरा अपने पास आकर बात सुनने का कहा। कैनी तुरंत ही उठकर बॉयड के साथ दरवाजे के करीब आ जाता है। इतने में ही जूली भी अपने टेबल से उठकर सोफी के पास बैठ गई। कैनी और बॉयड की बातचीत चल ही रही थी, लेकिन पीछे जूली तुरंत ही अपने टेबल से उठ खड़ी होती है। वो सोफी पर लगातार चिल्लाए जा रही थी, जिस वजह से कैनी और बॉयड भी वहाँ पर आ जाते हैं। कैनी ने कहा, बताओ आखिर हुआ क्या है? जिस पर जूली कहने लगी, अभी अभी सोफी ने मुझसे कहा कि टाउन वाले बातें कर रहे थे कि जब से जिम, जूली, ईथन और तेबिथा इस टाउन में आए हैं तब से टाउन के अंदर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। ये सुनते ही वहाँ पर तेबिथा भी आ गई और जूली और तेबिथा गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। सोफी डरने का नाटक कर रही थी, लेकिन जानबूझकर सोफी ने ही जूली से ये सब कुछ कहा था। कैनी सोफी के पास आता है और उसे कहने लगा, तुम्हें ये सब कुछ जूली और उसके फैमिली वालों को बताने की क्या जरूरत थी? मगर सोफी डरने और रोने का नाटक करने लगती है, जिस वजह से कैनी उसे कुछ भी नहीं कहता। इधर हम देखते हैं एलिस और फातिमा को, जो अब शाम होने से पहले कॉलोनी हाउस जा रहे थे। लेकिन तभी एलिस फातिमा को कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और इतना कहते ही एलिस तुरंत ही भागता हुआ कॉलोनी हाउस के अंदर आ गया। फिर फातिमा की नजर कुछ ही दूर खड़े हुए एल्जिन पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी बाल्टी थी। बास्केट के अंदर क्या था इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा, मगर एक बात तो तय हो गई कि एल्जिन और फातिमा मिलकर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं और ये सीन भी यही एंड हो जाता है। इधर हम देखते हैं विक्टर और ईथन को, जहाँ पर विक्टर ईथन को बड़े दिनों बाद अपने कमरे में लाया था। विक्टर ने कहा, ईथन मेरे बेटे बात सुनो, अभी अभी तुमने अपने पिता को खोया है। मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ से ये डायरेक्ट नहीं कह सकता, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, अपने पिता के गम में कोई बड़ा कदम मत उठा लेना। मैं जब का इस टाउन के अंदर रह रहा हूँ तब से टाउन ऐसा ही करता है। जो फैमिली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो आदमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी के सामने टाउन उसके करीबी को जान से मार डालता है। फिर वो आदमी गुस्से में आकर कोई ना कोई बेवकूफी कर देता है और टाउन उसे भी मार डालता है। मगर ईथन ने कहा, ऐसा नहीं है, हम अपने डैड को दोबारा से वापस ले आएंगे। ये सुनते ही विक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि विक्टर को पता था कि ईथन, जूली और तेबिथा को टाइम ट्रेवल के बारे में पता चल चुका है। विक्टर ने ईथन से बोला, देखो बेटे, ये बात तो तय है कि मैं तुम सब लोगों से ज्यादा जानकारी रखता हूँ इस टाउन के बारे में, और इसी के नाते मेरी बात मानो और कोई बेवकूफी भरा कदम मत उठाना। इतने में ही हम देखते हैं तेबिथा को, जो वापस अपने घर आई थी, मगर उसे ठीक उसी दिन की यादें आने लगी जिस दिन वो लाइट हाउस के अंदर गई थी। और लाइट हाउस से नीचे गिरने के बाद उसकी आंख टाउन के बाहर असली दुनिया के हॉस्पिटल में खुली। इधर हम देखते हैं जूली को, जो स्टोर रूम में से कुछ हथियार लेने आई थी, लेकिन उसे हथियार तो नहीं मिलते, जिसके चलते वो एक टॉर्च और एक रस्सी को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही जूली की नजर पड़ती है ब्रैड पर, जिसे देखकर जूली डर गई। ब्रैड ने कहा, फिर से कोई ना कोई बेवकूफी करने जा रही हो क्या? मगर जूली ब्रैड को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। ब्रैड को पता था कि जूली अपने पिता के गम में कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठाएगी, इसलिए ब्रैड जूली के पास आता है और उसे पूछता है, बताओ आखिर मामला क्या है? पहले तो जूली ने उसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया, लेकिन आखिरकार फाइनली जूली ब्रैड को सारी बात बता देती है। जूली ने कहा, तुम्हारे सामने मैंने टाइम ट्रेवल किया और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो घर पहले टूट गया था उसमें ईथन का एक बैग है। बैग में कुछ बुक्स होंगी और मैं किसी भी हालत में उस बैग को निकालना चाहती हूँ। ब्रैड ने कहा, आखिर तुम्हें उस बैग या उन बुक्स में से क्या ही मिलेगा? मगर जूली ने कहा, प्लीज तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो या नहीं? जिस पर ब्रैड ज्यादा सवाल किए बिना ही जूली की हेल्प करने को मान जाता है। यहाँ हमने देखा बॉयड को, जो कैली के पास आकर कहता है, चलो उठो, तुमसे मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बॉयड काफी ज्यादा सीरियस होता है, जिसे देखकर कैली जरा सी परेशान हो गई। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं जेड को, जो एक गंदे तालाब के अंदर चुपचाप तैर रहा था। उसके पास ईथन और विक्टर आए, जो किसी आंसुओं की नदी के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ईथन ने फाइनली विक्टर को सब
सब कुछ सच सच बता दिया था। और अब वो दोनों जेड को पानी से बाहर निकलने का कहते हैं, लेकिन जेड उन दोनों को यहाँ से दफा हो जाने का कहकर एक मर्तबा फिर से तैरने लगता है। इधर जूली अपने पिता के टूटे हुए घर के सामने खड़ी थी। अपना टूटा हुआ घर देखकर जूली दुखी हो जाती है, इसीलिए ब्रैड ने उसे सहारा दिया और कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम अंदर नहीं जाओगी। मगर जूली कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ब्रैड ने कहा मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बोरिंग ना हो, सारा दिन मैं चुपचाप यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ, इसीलिए मैं भी कुछ एडवेंचरस करना चाहता हूँ। इसलिए जूली जरा सा मुस्कुरा देती है और फिर वो सीन कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं चर्च का सीन जहाँ पर कैनी सोफी को बोलता है देखो सोफी, तुम्हें इस टाउन के अंदर रहना है तो तुम्हें कुछ बातों का काफी अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, जैसे चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी जान पर बनी हो, तुम रात को दरवाजों पर से तावीज नहीं हटाओगी और मॉन्स्टर्स को अंदर नहीं आने दोगी। ये टाउन चाहता है कि हम लोग टूट जाएं और आपस में ही लड़ना शुरू कर दें, इसीलिए तुम टाउन के झांसे में भी नहीं आओगी। और फिर वो सीन भी कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को जो आहिस्ता आहिस्ता करके टूटे हुए घर के अंदर आ जाता है। ब्रैड ने यहाँ वहाँ देखा लेकिन उसे जूली का बताया हुआ बैग नहीं मिल रहा था। इधर जूली बाहर बैठी हुई ब्रैड को समझा रही होती है कि उसे स्टोर रूम में जाना होगा और ब्रैड भी बड़ी सावधानी से यहाँ वहाँ कदम रख रहा था। लेकिन घर टूटने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए एक गलती और ब्रैड अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तभी हम देखते हैं बॉयड और कैली को, जहाँ पर बॉयड चर्च की बेसमेंट में कैली को लाता है। बॉयड ने कहा कैली तुम एक असली पुलिस वाली हो, तुम्हें इस चीज की ट्रेनिंग मिली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे सामान को तुम बड़ी बारीकी से देखो। तुम देखो कि इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन है या नहीं। ये उन लोगों का सामान है जो अब नहीं रहे। हो सकता है इन सब में से कोई ना कोई एक चीज ऐसी कॉमन हो जिसके चलते हम सारे लोग इसी टाउन में आकर फंसे हैं, वरना पूरी दुनिया बाहर आराम से मजे कर रही है, वो तो इस टाउन में आती नहीं। मगर कैली ने कहा बताओ मैं भला इस तरह तुम्हारे लिए काम क्यों करूंगी। बर्ड कहता है तुम्हें मरने का काफी ज्यादा शौक है और मजे की बात है ये टाउन उसे मारता है जो टाउन के साथ छेड़छाड़ करे, ये टाउन के बारे में जानने की कोशिश करे। तो बेसिकली हमारे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तुम जैसे ही इन सभी में से कोई लिंक या कोई कॉमन चीज ढूंढोगी तो अगले ही पल टाउन तुम्हें मार देगा। तुम भी खुश और मैं तो खुश होऊंगा ही। इधर सीन शिफ्ट होता है ईथन, जेड और विक्टर पर, जो जंगल के अंदर यहाँ वहाँ भटक रहे थे, क्योंकि ईथन के अनुसार उन्हें जंगल के अंदर आंसुओं की नदी ढूंढनी है। कुछ ही देर चलते चलते ईथन और जेड विक्टर से जरा दूर हो जाते हैं, मगर विक्टर की नजर उन्हीं पीले कपड़ों पर पड़ती है जिन पीले कपड़ों को मॉन्स्टर ने पहन रखा था। विक्टर उन कपड़ों को देखकर लगातार रोए ही जा रहा होता है। जेड और ईथन तुरंत उसके पास आते हैं, जिन्होंने देखा कि विक्टर उन कपड़ों को देखकर अपनी पैंट गीली कर चुका है, यानी विक्टर उन कपड़ों के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो टाउन वाले बिल्कुल भी नहीं जानते। और विक्टर को पता था कि टाउन अब बहुत कुछ बुरा करने वाला है। तभी वहाँ पर एक काला कौवा भी आकर बैठता है और बेचारा विक्टर तुरंत ही ईथन और जेड से दूर भाग गया। इसीलिए विक्टर का पीछा करने के लिए ईथन और जेड बड़ी तेजी से भागने लगे। यहाँ सीन दोबारा से ब्रैड पर शिफ्ट हुआ, जिसके हाथ अभी भी वो ब्लू बैग नहीं आया था। ब्रैड ने जैसे ही एक कार्डबोर्ड को हटाया तभी ब्रैड को उसका मरा हुआ दोस्त दिखाई देता है, जिसकी बॉडी अब गलने सड़ने लगी थी। ये देखकर ब्रैड को पुराने दिनों की याद आ गई, लेकिन खुशकिस्मती से ब्रैड को वो ब्लू बैग भी दिख जाता है। इधर सीन कट हुआ और हम देखते हैं कैनी को, जिसने सैरा का डोर नॉक किया। जैसे ही सैरा बाहर आई तो कैनी ने सैरा को बोला क्या तुम सोफी को अपने साथ रख सकती हो। ये सुनते ही सैरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहली मर्तबा टाउन के अंदर सैरा के साथ कोई रहने आया है। फिर सीन शिफ्ट हुआ ब्रैड पर ही, जिसने फाइनली वो ब्लू बैग निकाल लिया था और आहिस्ता आहिस्ता करके वो घर से बाहर भी आ जाता है। इधर कॉलोनी हाउस के अंदर हम देखते हैं फातिमा को, जो सबसे छुपते छुपाते हुए एल्जिन के कमरे में आई थी। अंदर आते ही हमने देखा कि एल्जिन के फ्लोर पर बहुत ज्यादा मिट्टी पड़ी हुई है। एल्जिन ने कहा फातिमा इतनी ठीक होगी क्या। फातिमा कहती है नहीं, अभी हमें 3 गुना और मिट्टी चाहिए, क्योंकि जो मैं करने जा रही हूँ वो आज से पहले टाउन में किसी ने नहीं किया। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।